हेलो एवरीवन। आज हम सर्वेक्षण अनुसंधान की उपयोगिता, उसके महत्व और सर्वेक्षण अनुसंधान में जो होने वाली प्रक्रियाएं होती है, जो सोपान होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है और उसके प्रकारों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बात की थी। आज बात करते हैं हम इसकी उपयोगिता की। तो पुस्तकालय में सर्वेक्षण अनुसंधान का क्या उपयोगिता है और क्या उसका महत्व है। तो सबसे पहली जो उपयोगिता है, वैसे जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है वो एक सामाजिक सर्वेक्षण होता है। मतलब पाठकों का, कर्मचारियों का और जन समुदाय, इन तीनों की मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है और उस आधार पर निष्कर्ष निकालकर पुस्तकालय विज्ञान के संबंधित जो भी समस्याएं होती है उनका निदान किया जाता है। तो सबसे पहली उपयोगिता इसकी यही है कि जो पाठक होता है, पाठक की जो मनोवृत्ति होती है, उसकी जो पुस्तकालय के संबंधित आदतें होती है, उसकी जो सूचना आवश्यकता होती है, उसकी मनोवृत्ति क्या होती है, उसका झुकाव, उसकी मनोदशा, सूचना जो खोज करने का उसका बिहेवियर है, व्यवहार है, वो आदि के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। और वो सर्वेक्षण सिर्फ और सिर्फ सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा ही कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पुस्तकालय में जो विभिन्न समस्याएं आती है, उन समस्याओं का निदान खोजा जा सकता है। समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। पाठकों, कर्मचारियों, पुस्तकों के अलावा भी पुस्तकालय की और विभिन्न समस्याएं हो सकती है, तो उनका भी निदान इसके द्वारा किया जा सकता है, सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान के विभिन्न सूत्रों, विभिन्न जो सिद्धांत हैं, उनकी पुनर्व्याख्या कर सकते हैं, उनके ऊपर अनुसंधान कर सकते हैं और उनकी वैधता की जांच कर सकते हैं। तो पुस्तकालय के विज्ञान के संबंधित जितने भी सूत्र और उपसूत्र, अनुसंधान के संबंधित सिद्धांत वगैरह हैं, तो उन सभी की हम वैधता की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, पुस्तकालय चलाने के संदर्भ में पुस्तकालय अध्यक्षों की कोई समस्याएं होती है, तो उनका भी निदान इसी सर्वेक्षण अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सूचना फैलाने में, इंफॉर्मेशन फैलाने में, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में, सूचना प्रदान करने में आ रही समस्याओं का समाधान भी सर्वेक्षण विधि के द्वारा होता है। हम पाठकों की मनोवृत्ति के आधार पर पाठकों को किस प्रकार से सूचना चाहिए, उस आधार पर हम अनुसंधान करके सूचना फैलाव के संबंधित समस्याएं होती है, उनका निदान कर सकते हैं। इसके अलावा नई तकनीकों, नए उपकरणों के संबंधित जो भी समस्याएं आती है, उनको लागू करने में उसके ऊपर भी अनुसंधान कर सकते हैं। जैसे पुस्तकालय का कंप्यूटराइजेशन किया जाता है, डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की जाती है, तो हो सकता है कि जो लाइब्रेरी के जो कर्मचारी हैं वो उस काम को नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में हम उनके ऊपर अनुसंधान करके, उनकी जो बिहेवियर है या उनके जो काम करने की प्रकृति है, उसके ऊपर अनुसंधान करके हम उन बातों का पता लगा सकते हैं जो हमारे पुस्तकालय में विभिन्न नई तकनीकों का उपयोग में जो समस्या आ रही है। तो ये कुछ सर्वेक्षण अनुसंधान की उपयोगिता तथा महत्व थे। अब बात करते हैं हम सर्वेक्षण अनुसंधान की प्रक्रिया पर, मतलब उसके कौन कौन से सोपान होते हैं। तो हमने ऐतिहासिक अनुसंधान में भी देखा था। इसके अलावा हमने फर्स्ट के वीडियो में भी हमने जो पहले वीडियो बनाए थे उनमें भी देखा था कि अनुसंधान के क्या क्या सोपान होते हैं। इसमें सबसे पहला समस्या का जो विषय क्षेत्र निर्धारण करना। जिस विषय में आप अनुसंधान कर रहे हैं उसके क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। तो सर्वेक्षण में भी हमें क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। उसके बाद में उस क्षेत्र के संबंधित जितने भी साहित्य होता है, अनुसंधान होते हैं, उसके ऊपर जितना भी अब तक जो रिसर्च हुआ है, उन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद में हम अपनी अनुसंधान समस्या को
बनाते हैं, हम अपनी अनुसंधान समस्या को वैज्ञानिक रूप देते हैं। तो सबसे पहले विशेष क्षेत्र का निर्धारण करना, उसके संबंधित साहित्य तथा अनुसंधान जो हुए हैं उनका अध्ययन करना, अध्ययन करने के बाद में पर्टिकुलर समस्या का निर्धारण करना, जो समस्या वैज्ञानिक होनी चाहिए और वैज्ञानिक और तर्क संगत होनी चाहिए। समस्या के बाद में अपने उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, समस्या जो है वो तर्क संगत हो, आने वाले समय में उससे फायदा हो, उस विशेष क्षेत्र के ज्ञान में बढ़ावा हो। इसके बाद में उद्देश्यों का निर्धारण करना, हम जो अनुसंधान करेंगे उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, क्या वो जो नवीनतम ज्ञान है उसमें वृद्धि करेगा, इसके अलावा और भी जो पिछला ज्ञान है उसको पुनर्व्याख्या करेगा। तो हमें उसके जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण करना पड़ेगा। इसके साथ में फिर परिकल्पना का प्रतिपादन, उद्देश्यों के निर्धारण के बाद में परिकल्पना का प्रतिपादन, परिकल्पना हाइपोथेसिस, हम जो अनुसंधान कर रहे हैं उसके ऊपर हम जब अध्ययन करते हैं तो हम एक मानसिक रूप से किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम अध्ययन करने के बाद में इसका यह निष्कर्ष निकलेगा। तो जो निष्कर्ष होता है वो परिकल्पना कहलाता है, जो हम बौद्धिक रूप से तैयार करते हैं। फिर उस निष्कर्ष का हमारे जो वास्तविक निष्कर्ष निकलता है जो अनुसंधान करते हैं उसके साथ में उसकी वैधता की जांच की जाती है। तो हो सकता है वो सत्यापित होने के बाद में वो पूर्ण रूप से हमारे अनुसंधान से मिलता हो, या फिर हमारे अनुसंधान से नहीं मिलता हो, या फिर आंशिक हो। तो एक सर्वेक्षण अनुसंधान में अच्छी परिकल्पना का प्रतिपादन किया जाना चाहिए। उसके बाद में आंकड़ा संकलन विधि का चयन, क्योंकि यह एक सर्वेक्षण अनुसंधान है तो इसमें आंकड़ा चयन विधि का जो चयन करना है वो अति महत्वपूर्ण होता है। तो हम जो मापन करेंगे या हम प्रश्न पूछेंगे या हम जब सर्वेक्षण करने जाएंगे तो हमें किन किन विधियों का हमें ध्यान रखना है, उस विधि का हमें चयन करना है। इसके अलावा आंकड़ा संकलन की तकनीक का चयन। अब विधि चयन करने के बाद में, विधि मतलब हम अवलोकन करेंगे, अवलोकन मतलब उसको देखना, या फिर उसका मापन करेंगे, या फिर हम प्रश्न पूछेंगे। तीन जो विधियां हैं, इन तीनों विधियों में फिर आंकड़े का जो संकलन है उसकी तकनीकी को हमें उसका प्रतिपादन करना कि हमें कौन सी तकनीकी का उपयोग करना है। अब जैसे हम जब अवलोकन कर रहे हैं तो अवलोकन के संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनका उपयोग करना हमें आना चाहिए, उनके कौन कौन से उपकरण होंगे। जब हम मापन कर रहे हैं तो मापन के कौन कौन से उपकरण होंगे, और जब हम सर्वेक्षण कर रहे हैं या फिर प्रश्नावली या प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसके कौन कौन से उपकरण होंगे। इन सभी का हमें इन तकनीकों का चयन हमें करना होता है। अब आंकड़ा संकलन की जो विधि हम ले रहे हैं उसमें जैसे सहभागी, अगर अवलोकन की बात करें तो हम अवलोकन करेंगे तो सहभागी रूप से करेंगे, या फिर अकेले करेंगे, या फिर प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे, या फिर अप्रत्यक्ष करेंगे, या फिर संचरित करेंगे, या फिर असंचरित करेंगे। हम किस प्रकार का अवलोकन करेंगे तो उस तकनीक का हमें चयन करना होता है। हम जो ये मापन की जो तकनीकें हैं, इन तकनीकों के ऊपर हमारा अलग से पूरी यूनिट है तो उसका अध्ययन हम अलग से करेंगे, लेकिन इन जो विधियां हैं इनका उपयोग हमें हर एक प्रकार के अनुसंधान में किया जाना है। तो हम इन जो मापन और जो प्रश्नावली और जो साक्षात्कार और जो भी अवलोकन के संबंधित विधियां होती है इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे, इनका अलग से अध्याय है। उसके बाद में समग्र का चयन करना। समग्र मतलब आप जिस क्षेत्र विशेष का, जिस गांव का, जिस पुस्तकालय का और जिस पर्टिकुलर एरिया का सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उस समग्र का हमें चयन करना है। समग्र एक बड़ी जनसंख्या भी हो सकती है, अलग अलग क्षेत्र भी हो सकते हैं, अलग अलग पुस्तकालय, अलग अलग कोई दूसरे कार्यालय, अलग अलग शिक्षण संस्थान या कोई भी ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं। तो समग्र का हमें चयन करना है।
तो उस चयन में हमें सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि हम जो समस्या ली है, जिस समस्या के ऊपर हम अनुसंधान कर रहे हैं, वो समस्या का निदान हम उस समग्र के थ्रू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हमें समग्र का जो चयन कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर एरिया का जो चयन कर रहे हैं जिसमें हम सर्वेक्षण करेंगे, उसका हमें सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए। उसके बाद में प्रतिदर्श का चयन, सैंपल का चयन करना। अब हम जो सैंपल लेंगे, हम क्योंकि सैंपल हम हर एक पर्टिकुलर इकाई का नहीं ले सकते हैं, हम सैंपल हमें रेंडमली लेना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे किसी जनसंख्या के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की हर एक व्यक्तिगत हम उनका सर्वेक्षण, उनका आंकड़ों का चयन नहीं कर सकते। हमें रेंडमली हमें चयन करना पड़ेगा, चाहे वो पुस्तकालय के विद्यार्थियों का अध्ययन कर रहे हो, पुस्तकालय के कर्मचारियों का अध्ययन कर रहे हो, विभिन्न पुस्तकालयों का अध्ययन कर रहे हो, विभिन्न महाविद्यालय या शिक्षण संस्थानों का अध्ययन कर रहे हो, तो आपको रेंडमली चूज करना पड़ेगा। आप सभी को एक साथ में चूज नहीं कर सकते हैं। अगर सभी को एक साथ में चूज करेंगे तो जो समय सीमा है वो समय सीमा के अंदर हम अनुसंधान नहीं कर पाएंगे, वह अनुसंधान बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो हम जो प्रतिदर्श ले रहे हैं, जो सैंपल ले रहे हैं, उस सैंपल का हमें चयन करने में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। और वही बात है कि जो समस्या का चयन कर रहे हैं वो समस्या उस जो सैंपल ले रहे हैं उससे पूरी होगी या उसका जो रिजल्ट है और निष्कर्ष है वो पूरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो उस सैंपल पर आधारित होता है। तो हमें सैंपल का जो हम चयन कर रहे हैं उसका हमें सावधानीपूर्वक चयन करना चाहिए। उसके बाद में आंकड़ों का चयन। आंकड़ों का चयन सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें हमें अपनी निष्पक्षता दिखानी पड़ती है और हमें एक न्यूट्रल होकर काम करना पड़ता है। हमारी मनोवृत्ति या हमारी झुकाव या फिर हमारी जो फीलिंग्स है उनको अलग रख के हमें बिल्कुल न्यूट्रल रूप से और आंकड़ों का चयन करना चाहिए। क्योंकि ये सर्वेक्षण हमें काफ़ी इसमें घूमना फिरना पड़ता है, अलग अलग स्थानों पे जाना पड़ता है, यातायात वगैरह, तो हम चाहें तो अपना सहभागी भी हम अपने आंकड़ा चयन में रख सकते हैं और सहभागी को हमें प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि हमारे आंकड़े लेने में कोई कमी ना रहे और जो हम जिस प्रकार के आंकड़े लेना चाहते हैं वही आंकड़ों को हम चयन कर पाए। इसके अलावा हमें कभी अपनी जो व्यक्तिगत रुचि होती है उससे प्रभावित अपने जो अनुसंधान है उसको नहीं होने देना चाहिए। व्यक्तिगत रुचि से परे और चाहे हमारा जो सहभागी है जिसको हम सहायक के रूप में ले रहे हैं उसको भी बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। अब इसके बाद में आंकड़ों का विश्लेषण करना। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम चाहे तो हम उनको लिखित रूप में भी उनका विश्लेषण कर सकते हैं, चाहे तो हम कंप्यूटर में भी उन आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। तो मानक स्टैंडर्ड जो उचित मानक वाली जो विधियां हैं उन विधियों से हमें आंकड़ों का विश्लेषण करना चाहिए और अलग अलग तरीके से अलग अलग विधियों से आंकड़ों का विश्लेषण करके उनमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आंकड़ों का चयन जो विश्लेषण कर रहे हैं उस समय हमें बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से उनका विश्लेषण करना है और उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है और तुलनात्मक अध्ययन करने के साथ साथ हमारी समस्या के साथ में उनकी प्रासंगिकता है उसको जोड़ना है, तभी हम उचित जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। हमें इसमें पर्याप्त सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा निष्कर्षों की व्याख्या। आंकड़ा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों की वर्तमान संदर्भों एवं प्रसंगों में व्याख्या करनी चाहिए। वर्तमान संदर्भ और प्रसंग में उसकी व्याख्या करनी चाहिए। जो हमने समस्या ली है, जो हमारा अनुसंधान का उद्देश्य है, उस अनुसंधान उद्देश्य से जुड़े हुए और कोई भी अनुसंधान हुए हैं तो उनकी भी व्याख्या इनके साथ में जो हमने नए आंकड़े प्रस्तुत किए इनके साथ में तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। तो हम पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंचने के साथ साथ उसमें जो हमने संदर्भ लिए हैं
उसमें जो हमने जिनको हमने आधार बनाकर काम किया है उनका भी हमें विश्लेषण जो हमारे मुख्य आंकड़े हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, उनके साथ में करना चाहिए। और इसके बाद में जो अंतिम है वो है प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन लेखन के अंतर्गत हमें जो भी हमने काम किया है उसको लेखबद्ध करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि उनको अलंकारिक रूप नहीं दें, उनको वैज्ञानिक शब्दों का उपयोग करें, ऐसी भाषा में लिखें कि सभी प्रकार के लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए और हमारा अनुसंधान सफल हो। तो ये कुछ इसके जो प्रक्रियाएं थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं अनुसंधान की सीमाओं की। जो सर्वेक्षण अनुसंधान होता है उसमें उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या उसकी कमियां हैं। तो उसमें ज़्यादा कमियां कुछ भी नहीं है। एक तो ये क्या कि हम विस्तृत जो लार्ज स्केल पर इसका एरिया लेते हैं तो हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, सहभागियों की आवश्यकता पड़ती है, हमारे सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है और हमें बहुत सारे उपकरण की आवश्यकता भी पड़ती है, तो काफ़ी खर्चीला होता है। और दूसरा, जब हम क्षेत्र में जाते हैं जिस क्षेत्र का हम सर्वेक्षण कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के जब अवलोकन करते हैं तो हमें विभिन्न जो सामाजिक समस्याएं होती है वहाँ की, उन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। हो सकता है हम ऐसे रैंडम एरिया ले लिए हो जिसमें हमें कहीं दूर जाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में हमारे यातायात संबंधित सूचना पहुंचाने के संबंधित हम जो प्रश्नावलियाँ या फिर जो आंकड़े लेते हैं उन आंकड़ों के संबंधित पूरी सूचनाएं नहीं मिलने संबंधित बहुत सारी समस्याएं इसमें भी उत्पन्न होती है। तो ये अनुसंधान की जो सर्वेक्षण अनुसंधान है उसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वेक्षण अनुसंधान के जो उपकरण हैं उनके ऊपर हम चर्चा